आपका स्वागत है। आज हम भारत के पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी की कहानी में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन के नीचे दबे हमारे अतीत को खोजने का ये विज्ञान भारत में कैसे शुरू हुआ, इसके हीरो कौन थे और उनकी खोजों ने हमारे इतिहास को कैसे कैसे बदल दिया। एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है कि जहां साहित्य खामोश हो जाता है वहां से पुरातत्व बोलना शुरू करता है। सुनने में बड़ा गहरा लगता है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, पुरानी किताबों या ग्रंथों पर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है लिखने वाले ने अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया हो या फिर नकल करने वाले ने गलतियां कर दी हों। कभी कभी तो किसी दौर के बारे में कुछ लिखा हुआ मिलता ही नहीं है। यहीं पर पुरातत्व यानी जमीन से निकली चीजें हमें एक सीधी और सच्ची कहानी बताती हैं। अच्छा, इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल। महान राजा समुद्रगुप्त के बारे में हम आज जो भी जानते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा उनके सिक्कों और पत्थर पर लिखे आदेशों से आता है, किताबों से नहीं। और सोचिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी पूरी की पूरी सभ्यता, हाँ, जिसके बारे में कोई किताब ही नहीं है। बिल्कुल, उसे हम सिर्फ और सिर्फ पुरातत्व की वजह से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैदिक काल को देखिए, जिसके बारे में वेद और ग्रंथ तो बहुत है, पर जमीन से मिली चीजें लगभग ना के बराबर है। तो तस्वीर तभी पूरी होती है जब साहित्य और पुरातत्व दोनों साथ मिलकर कहानी सुनाएं। अच्छा, तो ये एक तरह की जासूसी है जहां सबूत जमीन के नीचे दबे हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। प्रोफेसर एच.डी. सांकल्या ने भारतीय पुरातत्व के इतिहास को 3 बड़े दौर में बांटा है। हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे और देखेंगे कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। सबसे पहले बात करते हैं उस आदमी की जिसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। हाँ, कनिंघम से ही कह सकते हैं कि असल शुरुआत हुई। वो एक आर्मी इंजीनियर थे, लेकिन उनका असली जुनून था पुराने सिक्के और खंडहार। 1861 में उन्होंने उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने समझाया कि भारत की ये जो शानदार ऐतिहासिक धरोहर है वो यूं ही बर्बाद हो रही है और उसे बचाने और समझने के लिए एक सरकारी विभाग होना ही चाहिए। और कैनिंग मान गए? वो मान गए और जिम्मेदारी भी कनिंघम को ही सौंप दी। यही से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का जन्म हुआ। हालांकि शुरुआत में कुछ दिक्कतें आईं, विभाग एक बार बंद भी हुआ, लेकिन 1871 में ये पूरी तरह से एक आज़ाद विभाग बन गया और कनिंघम उसके पहले डायरेक्टर जनरल बने। उन्होंने काम संभालते ही दिल्ली और आगरा का सर्वे किया और उनकी एक बड़ी खोज थी तक्षशिला से सिकंदर के जमाने से भी पहले के सिक्के ढूंढ निकालना। तो मतलब ये सिर्फ खुदाई के बारे में नहीं था। स्रोत बताते हैं कि इसी दौर में पुरानी इमारतों को बचाने का ख्याल भी आ रहा था। इसमें H.H. कोल नाम के एक सज्जन का जिक्र है। ये बहुत जरूरी बात है। H.H. कोल को भारत की प्राचीन इमारतों का पहला क्यूरेटर बनाया गया था और उनका नजरिया आज के हिसाब से भी बहुत मॉडर्न था। उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा था, हमारे देश की पुरानी धरोहर को इस तरह लुटने देना मुझे ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगती है और इसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। वाह, ये तो बहुत दूर की सोच थी। बिल्कुल। उनका आइडिया था कि जो असली मूर्तियां या कलाकृतियां जहां मिली हैं उन्हें वहीं रहने दिया जाए और म्यूजियम में उनकी नकल मतलब प्लास्टर की कॉपियां रखी जाएं। ये तो कमाल का विचार है, खासकर उस दौर के हिसाब से। क्या आज भी भारत में यही बहस चलती है कि कलाकृतियां म्यूजियम में होनी चाहिए या अपनी मूल जगह पर? इस विचार का आज क्या महत्व है? ये बहस तो आज भी दुनिया भर में चलती है। कोल का ये आइडिया सांची के स्तूप को बचाने में तो कामयाब रहा, लेकिन अफसोस अमरावती के मामले में अधिकारी नहीं माने और वहां की कई कलाकृतियां म्यूजियम में चली गईं। पर हाँ, अपनी जगह पर ही धरोहर को बचाने की नींव वो उन्होंने ही रखी थी। कनिंघम ने नींव रखी, लेकिन ये सारा ज्ञान आम लोगों तक या दूसरे विद्वानों तक पहुंच कैसे रहा था? यहीं पर जेम्स बर्जेस का नाम आता है। एकदम सही। कनिंघम के बाद जेम्स बर्जेस आए। वो समझते थे कि सिर्फ खोज करना काफी नहीं है, उसे दुनिया को बताना भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने इंडियन एंटिक्वेरी और एपिग्राफिया इंडिका जैसे जर्नल शुरू करवाए। ये उस जमाने के साइंटिफिक मैगजीन की तरह थे जिनमें पुरानी लिपियों और खोजों के बारे में लेख छपते थे। उन्होंने एक और बड़ा काम किया, हुल्श नाम के एक भाषा विशेषज्ञ को नौकरी पर रखा। हुल्श उस समय अकेले ऐसे इंसान थे जो दक्षिण भारत के पुराने तमिल शिलालेखों को पढ़ सकते थे। तो कनिंघम ने मैदान तैयार किया
और बर्जेस ने उस पर बनी इमारत की जानकारी दुनिया तक पहुंचाई। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम दूसरे दौर में आते हैं, मार्शल काल। यहाँ लॉर्ड कर्जन और जॉन मार्शल की एंट्री होती है और यहाँ से खेल बड़ा होने लगता है। बहुत लगाव था। उन्होंने 1904 में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पास करवाया। ये एक ऐतिहासिक कानून था जिसने पुरानी इमारतों को तोड़ने या नुकसान पहुंचाने को गैर कानूनी बना दिया। आज हम जो भी पुराने किले और मंदिर सुरक्षित देख पाते हैं, उसका श्रेय काफी हद तक कर्जन को जाता है। और कर्जन ने ही 1902 में जॉन मार्शल को ग्रीस से बुलाकर पुरातत्व विभाग का मुखिया बनाया। और जॉन मार्शल का नाम आते ही मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उनके बारे में एक मशहूर बात कही जाती है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 साल पीछे छोड़ दिया। हाँ, खूब कहा है। ये बात सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए ही कही गई थी। उस एक खोज ने भारत के इतिहास को सीधे सीधे 3000 साल और पुराना कर दिया। दुनिया भर में तहलका मच गया था। मार्शल के दौर में तक्षशिला, सारनाथ और सांची में भी बड़े पैमाने पर खुदाई हुई। वो एक शानदार खोज करता थे, लेकिन यहां एक लेकिन भी है। हाँ, एक बहुत बड़ा लेकिन है। मार्शल की खुदाई के तरीके में एक बहुत बड़ी खामी थी। वो स्तर विन्यास यानी स्ट्रेटोग्राफी को पूरी तरह नजरअंदाज करते थे। एक मिनट, स्तर विन्यास ये क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। आप इसे ऐसे समझिए कि जब किसी जगह पर लोग सदियों तक रहते हैं तो वहां मिट्टी की परतें एक के ऊपर एक जमती जाती हैं। ये परतें, ये इतिहास की किताब के पन्ने हैं। सबसे नीचे वाली परत सबसे पुरानी और सबसे ऊपर वाली सबसे नई। एक अच्छा पुरातत्वविद इन परतों को बहुत ध्यान से अलग अलग खोदता है ताकि उसे पता चले कि कौन सी चीज किस जमाने की है। समझ गई। तो मार्शल ये नहीं कर रहे थे? नहीं, वो बस सीधे नीचे तक खोदते जाते थे, जिससे अलग अलग जमाने की चीजें आपस में मिल जाती थीं। ये ऐसा ही है जैसे किसी किताब के सारे पन्ने फाड़कर मिला दिए जाएं। कहानी का क्रम ही गड़बड़ हो जाता है। ये उनके काम की सबसे बड़ी कमी थी। ये सुनकर तो बहुत हैरानी होती है। ये तो पुरातत्व की सबसे बुनियादी बात लगती है। तो मार्शल ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या उन्हें इस तकनीक के बारे में पता नहीं था या वो जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रहे थे? उस समय दुनिया में ये तकनीक नई नई आई रही थी, लेकिन मार्शल ने उसे अपनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनका ध्यान बड़ी और शानदार चीजें खोजने पर ज्यादा था। इसी दौर में एक और अच्छी बात हुई। 1931 में राय बहादुर दयाराम साहनी विभाग के पहले भारतीय डायरेक्टर जनरल बने और विदेशियों को भी भारत में खुदाई की इजाजत मिली, जिससे चनहुदड़ों जैसी जगहों की खोज हुई। तो मार्शल ने हड़प्पा जैसी बड़ी खोजें तो की, लेकिन उनकी खुदाई का तरीका अवैज्ञानिक था। जाहिर है इस कमी को किसी को तो पूरा करना था और यहीं पर एंट्री होती है मॉर्टिमर व्हीलर की, है ना? बिल्कुल। मार्शल के काम ने जो वैज्ञानिक खालीपन छोड़ा था उसे भरने के लिए एक तूफान की जरूरत थे, और वो तूफान थे मॉर्टिमर व्हीलर। वो पहले आर्मी में ब्रिगेडियर थे और अपने साथ कह सकते हैं कि फौज का अनुशासन लेकर आए। उनका एक मशहूर कथन है, पुरातत्वविद सिर्फ चीजें नहीं खोदता, वो इंसानों को खोदता है। इसका क्या मतलब हुआ? उनका मानना था कि हमारा काम सिर्फ सुंदर मूर्तियां या बर्तन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उन चीजों के जरिए ये समझना है कि हजारों साल पहले लोग रहते कैसे थे, खाते क्या थे, सोचते क्या थे। और ये समझने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। तो इस सैनिक जैसी सटीकता का जमीन पर क्या मतलब था? उन्होंने असल में क्या बदला? उन्होंने आते ही मार्शल के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी यानी परतों के हिसाब से खुदाई को अनिवार्य कर दिया। उन्होंने त्रिविमीय नाप-जोख की तकनीक लागू की, जिसका मतलब था कि हर मिली हुई चीज की सटीक लोकेशन, वो कितनी गहराई पर मिली, किस कोने में मिली, सब कुछ दर्ज किया जाएगा। ये क्रांति थी। उन्होंने अरिकामेडु, हड़प्पा और ब्रह्मगिरी जैसी जगहों पर खुदाई करके दिखाया कि वैज्ञानिक तरीके से काम कैसे किया जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि व्हीलर ने भारतीय पुरातत्व को एक तरह से ठीक किया? उन्होंने उसे एक वैज्ञानिक आधार दिया जो पहले नहीं था? बिल्कुल। उन्होंने एक सैनिक की तरह अनुशासन लागू किया। उन्होंने एंशिएंट इंडिया नाम का एक जर्नल भी शुरू किया और भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वो भारतीय पुरातत्व के लिए एक गेम चेंजर थे। तो कनिंघम, मार्शल और व्हीलर ने रूपरेखा तय कर दी। अब देश आजाद हो चुका था। इसके बाद भारतीय पुरातत्वविदों ने इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया? यहाँ पर एक नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, प्रोफेसर बीबी लाल का। स्रोत उन्हें भारत का हेनरिक श्लीमैन कहते हैं।
श्लीमन वो जर्मन खोजकर्ता थे जिन्होंने होमर के महाकाव्य इलियड में बताए गए ट्रॉय शहर को सच में खोज निकाला था। मतलब बीबी लाल ने भी साहित्य को पुरातत्व से जोड़ने की कोशिश की। जी हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ा और साहसी काम शुरू किया। उन्होंने रामायण और महाभारत में जिक्र की गई जगहों जैसे हस्तिनापुर, अयोध्या, श्रृंगवेरपुर की पुरातात्विक खोज शुरू की। उनका मकसद ये पता लगाना था कि इन महाकाव्यों की कहानियों के पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई का अंश है या नहीं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन साथ ही ये विवादास्पद भी लगता है। मेरा मतलब है, महाकाव्यों को पुरातत्व से सीधे जोड़ने पर जरूर बहस हुई होगी। आलोचकों का क्या कहना था कि कहीं ये सिर्फ कहानियों को सच साबित करने की कोशिश तो नहीं? बहस तो खूब हुई और आज भी होती है। कुछ विद्वानों ने उनके काम को सराहा तो कुछ ने आलोचना की, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने पुरातत्व को आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया और एक बिल्कुल नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। ये सब सुनकर एक बुनियादी सवाल मन में आता है। हम इतनी देर से खुदाई की बात कर रहे हैं, पर ये पुरातत्वविद पता कैसे लगाते हैं कि कोई चीज, मान लीजिए कोई हड्डी या लकड़ी का टुकड़ा, कितना पुराना है? हमने कार्बन डेटिंग के बारे में बहुत सुना है। ये क्या जादू है? ये विज्ञान का जादू है और इसके आविष्कारक विलर्ड लिबी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारे वायुमंडल में कार्बन का एक खास किस्म होता है, कार्बन 14। जब तक कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु जिंदा रहता है, वो सांस के जरिए या खाने के जरिए ये कार्बन 14 लेता रहता है। ठीक है, तो ये हम सब में है, लेकिन जैसे ही उस जीव की मौत होती है, वो नया कार्बन 14 लेना बंद कर देता है और उसके शरीर में जो पहले से मौजूद कार्बन 14 है, वो एक तय रफ्तार से खत्म होने लगता है। वैज्ञानिकों को पता है कि ठीक 5568 साल में ये मात्रा आधी रह जाती है। इसे अर्ध आयु या हाफ लाइफ कहते हैं। तो किसी पुरानी हड्डी या लकड़ी में कितना कार्बन 14 बचा है, इसे मापकर वैज्ञानिक उसकी उम्र का काफी सटीक अंदाजा लगा लेते हैं। ये एक तरह की बायोलॉजिकल घड़ी है जो मौत के वक्त शुरू हो जाती है। कमाल है। क्या आज के दौर में पुरातत्व में और भी कोई हाईटेक तकनीकें इस्तेमाल होती हैं? अरे आज तो पुरातत्व बहुत आगे निकल गया है। इसकी कई नई शाखाएं बन गई हैं। एक है जलीय पुरातत्व यानी मरीन आर्कियोलॉजी। इसमें गोताखोर और वैज्ञानिक समुद्र में डूबे हुए शहरों और जहाजों को खोजते हैं। भारत में एसआर राव ने गुजरात के तट पर पौराणिक द्वारका नगरी को खोजने की जो कोशिश की थी, वो इसी का एक बड़ा उदाहरण है। और स्रोतों में औद्दारिल पुरातत्व का भी जिक्र है। ये क्या है? औद्योगिक पुरातत्व या सैल्वेज आर्कियोलॉजी। ये आज के जमाने में बहुत जरूरी हो गई है। सोचिए, कहीं कोई बड़ा बांध या हाईवे बन रहा है और पता चलता है कि उसके रास्ते में कोई पुराना ऐतिहासिक स्थल आ रहा है। अब विकास भी जरूरी है और धरोहर को बचाना भी। ये शाखा उस स्थल को पूरी तरह नष्ट होने से पहले बचाने का काम करती है। इसका कोई उदाहरण है भारत में? एक बेहतरीन उदाहरण है। आंध्र प्रदेश में जब एक बांध बन रहा था, तो कुडवल्ली संगमेश्वर का एक प्राचीन मंदिर डूब क्षेत्र में आ रहा था। तब पुरातत्वविदों ने उस मंदिर के एक एक पत्थर पर नंबर डालकर उसे खोला, 22 किलोमीटर दूर ले गए और फिर से वैसे का वैसा जोड़ दिया। ये एक अविश्वसनीय काम था। वाह, ये तो एक तरह से इतिहास का ऑपरेशन करना हुआ। तो हमने देखा कि कैसे भारतीय पुरातत्व कनिंघम के नक्शों से शुरू होकर मार्शल की बड़ी खोजों से गुजरते हुए व्हीलर की वैज्ञानिक क्रांति तक पहुंचा, और फिर बीबी लाल जैसे भारतीय विद्वानों ने इसे महाकाव्यों से जोड़कर एक नई बहस छेड़ दी। ये सिर्फ पुरानी चीजें खोदना नहीं है, ये उन लोगों की कहानियों को जोड़ना है जो इतिहास की किताबों से गायब हैं। बिल्कुल, पुरातत्व की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये